मुझसे बड़ा सवाल ना करें, मैं अभी 9वें नंबर पे आया। ये तो... पहले 8 से 8 से पूछे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामु अलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, कुछ ख़बरें ऐसी होती हैं जब उन पर जिक्र शुरू होता है, बात शुरू होती है तो इंतहाई दिल गिरफ्ता होता है कि इस किस्म के वाक़यात हमारे शहरों में, हमारे इर्द गिर्द, हमारे देहातों में जब हो रहे होते हैं तो उस वक्त वो सारा जो जोश है, वो जो सारी पाकिस्तानियत है, वो सारी मुसलमानी, तो मैं कुछ सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो उस वक्त सोई होती है। पिछले दिनों में एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया था मीरपुर ख़ास में, जहाँ पर नौकोट में एक मर्ज़ी से शादी करने वाले नौजवान जोड़े को इस तरह से उनके साथ सलूक हुआ कि वहाँ पर दूसरी जो मुखालिफ पार्टी है उन्होंने धावा बोला और उसके बाद वहाँ पर तोड़ फोड़ की और उनकी कुछ लड़कियों को उठा कर ले गए और फिर बताया गया मुबैना तौर पर कि उन्हें ज़्यादती का निशाना भी बनाया गया। पुलिस हरकत में भी आई, लेकिन पुलिस पे ये भी था कि पुलिस पर दबाव भी डाला जा रहा है कि सारे मामले को किसी तरह दबाया जाए। लेकिन सिंध हाई कोर्ट की जानिब से बाकायदा तौर पर इसका नोटिस हुआ और वहाँ मुतल्लिका SP को कहा गया, फिर वहाँ पे SHO की भी तब्दीलियाँ हुई, फिर गिरफ्तारियाँ भी हुई। तो ये सारा जो अमल है, जब ये हो रहा होता है तो उसकी मजम्मत हम शायद उस तरह से नहीं कर पाते हैं। जो ट्रेंड्स हम इंटरनेशनल ख़बरों पर तो चला रहे होते हैं, अपनी इज़्ज़त, अपनी गैरत के, अपनी हमीयत का मुजाहरा करते हुए, वो अपने गिर्द होने वाले वाक़यात पर शायद खामोश भी हो जाते हैं या उस वाक़यात को कोई अहमियत नहीं देते हैं या फिर उसको छुपा लेते हैं। ये तीनों तरह के एलिमेंट्स होते हैं। आज हम इस पर बात भी करेंगे, ताज़ा तरीन वहाँ से सूरत हाल भी जानेंगे। इस रवैयों के हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं नज़ीर लगारी, सीनियर सहाफ़ी, तजज़ियाकार हैं और एडिटर इन चीफ बोल। लगारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और इस पर हम बात करेंगे। शाहिद जमील हमारे नुमाइंदे मीरपुर ख़ास से हमारे साथ मौजूद हैं। पहले शाहिद से बात कर लेते हैं। शाहिद, आगाह कीजिएगा, अब तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? अभी कुछ देर पहले मेडिकल रिपोर्ट के हवाले से भी बताया गया, वो मेडिकल रिपोर्ट क्या अब तक सामने आई है? जी बिल्कुल, पुलिस अपनी कार्रवाइयां मुसलसल कर रही है। गुज़िश्ता रोज 12 गिरफ्तारियां अमल में आ चुकी थी, मजीद 4 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया है। इस तरह 20 में से 16 मुलजिमान तो गिरफ्तार हो चुके हैं। मैं आपको मजीद बताते चलूं कि मुतासरा है जो बच्चियां हैं, 18 साल फिजा और 14 साल कमल को आज तालुका डिग्री में जुडिशल मजिस्ट्रेट 2 की अदालत में पेश किया गया था, जहां ज्यादती के मुर्तकिब मुलजिमान की शिनाख्त करा गई है। मुतासरा लड़कियों ने उन मुलजिमान की पहचान कर ली है और अदालत को बताया है कि एक लड़की के साथ एक शख्स ने ज्यादती की, जबकि दूसरी लड़की के साथ 2 मुलजिमान ने ज्यादती की है। 3 ऐसे मुलजिमान हैं, मरकजी मुलजिमान हैं, जिनमें से 2 को अदालत में पेश करके शनाख्ती परेड में उनकी पहचान करा ली गई है और मुतासिर लड़कियों ने उन्हें पहचान लिया। इस हवाले से कोर्ट ने मोअज़्ज़िज़ अदालत ने जो 16 मुलजिमान गिरफ्तार हैं उनको 12 फरवरी को अदालत में पेश करने का हुक्म भी दिया है। जी सही। तो अच्छा, अभी जो जितने लोग थे वो तमाम के तमाम गिरफ्तार कर लिए गए हैं या अभी भी कुछ गिरफ्तारियां हैं? फिर ये भी शायद एक तासुर हो रहा है कि शायद पुलिस जो है वो मुलजिमान हैं उनको बचाने की भी कोशिश कर रही है, ऐसा क्या है? ये ऐसा सुनने में तो आ रहा है, लेकिन सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि 4 मुलजिमान अभी भी गिरफ्तार होना बाकी है। पुलिस अपनी कार्रवाइयां कर रही है क्योंकि सिंध हाई कोर्ट की जानिब से मतलब इन्वॉल्वमेंट हुई है, जिसके बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाइयां तेज की हैं और ये तासुर जो सामने आया है कि पुलिस अंडर प्रेशर है, तो ऐसा अभी फिलहाल नजर नहीं आ रहा। लेकिन एक दूसरी जानिब मैं आपको बताऊं कि जो मेडिकल रिपोर्ट है उसकी इब्तदाई रिपोर्ट में लड़कियों पर साबित नहीं हुई है। उससे पहले उन बच्चियों की वालिदा ने ये बयान जारी किया था कि डॉक्टर ने, जो मज़कूरा डॉक्टर है जिन्होंने ये इब्तदाई रिपोर्ट दी है, उन्होंने थोड़ा सा वाज़ेह किया है कि मेरा मुंह बंद रखा, मतलब मुझे मुंह बंद रखने के लिए कहा जा रहा है, लिहाजा जो DNA टेस्ट हैं उनका इंतजार किया जाए कि उनकी रिपोर्ट्स क्या आती हैं। जी सही, ठीक है। शायद हमें आगाह कर रहे थे सारी सूरत हाल के हवाले से। साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लगारी साहब, ऐसे 20 वाक़यात हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में, मुख्तलिफ़ सूबों में, मुख्तलिफ़ शहरों देहातों में वो हो रहे होते हैं।
कराची हो या फिर बाकी सिंध के इलाके, लाहौर हो या बाकी पंजाब के इलाके, पेशावर के भी वाक़यात आपके सामने थे, फिर बाकी KPK और पूरे बलूचिस्तान से भी हमें जो रिपोर्ट हो जाते हैं, और रिपोर्ट होने के बाद जब तक वो मीडिया में हाईलाइट ना हो तो पुलिस भी एक्शन में नहीं आती। अब यहाँ सिंध हाई कोर्ट मुअज़्ज़ज़ अदालत ने जब नोटिस दिया तो फुर्तियाँ पुलिस ने भी दिखाई, गिरफ्तारियाँ भी हुई, वरना उससे पहले चंद जो 8-10 घंटे थे वहाँ पर तो खामोशी छाई थी। बहैसियत इदारे यानी कि पुलिस, इंतज़ामिया, वो भी काम नहीं करती। और मेरा सवाल बहैसियत माशरा भी है कि हम भी शायद जो है वो उस तरह से खुलकर उस बात की मजम्मत नहीं होती है कि बाकी जो चीज़ें हम ज़्यादा अपने आप पे मेडल सजाने की कोशिश कर रहे होते। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर। हम जिस सिस्टम में रह रहे हैं वो 3 तरह का सिस्टम है। हम गुलामाना दौर में रह रहे हैं, हम ट्राइबल सिस्टम में रह रहे हैं, और हम फ्यूडल सिस्टम में रह रहे हैं। हम जागीरदारी में रह रहे हैं और हम ट्राइबल सिस्टम में रह रहे हैं। जागीरदारी का बुनियादी वस्फ ये होता है कि प्रॉपर्टी पर वो ज़ोर देती है, और उस प्रॉपर्टी में इंसान भी प्रॉपर्टी होता है, ख़ास तौर पर औरत भी प्रॉपर्टी होती है। खातून को भी मिल्कियत समझा जाता है, ख़रीदने और बेचने की मिल्कियत। यहाँ पर इस सोसाइटी में, इस मुल्क में औरतों को इवन शादी के मकासद से भी बेचा और ख़रीदा जाता है। तो एक ऐसी सोसाइटी के अंदर जो इसको गैरत का सिंबल तो समझता ही है, लेकिन जब वो गैरत का सिंबल उसके घर में बैठी होती है तो वो उसके भाव लगा रहा होता है। कभी गैरत का भी भाव लगता है, कभी गैरत को भी बेचा जाता है। तुम कहते हो ना ये हमारी गैरत का मामला था, ये हमारी ऑनर किलिंग हुई है, और तुमने अपनी ऑनर की, अपनी इज्जत जो तुम जिसको कह रहे हो, जिसको तुम अपनी गैरत कह रहे हो, अगर उस गैरत ने फैसला किया कि मैं अपनी आज़ादाना, अपनी विश से, अपनी मर्ज़ी से, अपनी ख्वाहिश से कहीं शादी करना चाहती हूँ, तो तुम्हारी गैरत जो है वो मजरूह हो जाती है और तुम इंसानों को कत्ल करने के पीछे लग जाते हो। ये है ये सोसाइटी, और उसके अंदर कुछ चीज़ें मिल गई हैं। वो जो चीज़ मिल गई है वो 2 चीज़ें हैं। एक ख़तरनाक चीज़ ये है कि सोसाइटी टोटली करप्ट है। सोसाइटी का जो पावरफुल आदमी है वो शुरू से लेकर अख्तियार का आखिरी दरवाज़ा कांस्टेबल होता है या पटवारी होता है या इस तरह से जो भी आखिरी क्लर्क होता है जो जहाँ बैठा हुआ है, यहाँ से करप्शन शुरू होती है और आखिर तक चली जाती है। एक और दूसरी बात, जहाँ करप्शन होती है वहाँ लाजमी तौर पर इंसाफ का और इंसान का कत्ल होता है। इंसाफ का जो है ये बाकायदा उसको कहते हैं ना कि जहाँ पर मरघट होता है, जहाँ पर जो है जाकर मुर्दों को जलाया जाता है, एक ऐसी जगह बन जाती है जहाँ इंसाफ का कत्ल होता हो और इंसानों को कत्ल कर दिया जाता हो। यहाँ कौन अदालत ने ले लिया है नोटिस। अदालत ने बहुत से केसों के नोटिस लिए थे, माजी में भी लिए हैं। क्या हुआ नूर मुकद्दम केस का? मुल्ज़म कहता है कि ये तो सारी कहानी गलत है जो अब तक आप सुन रहे थे। उस्मान मिर्ज़ा को किस तरह से वो जो जिनके साथ हुआ था जुल्म, जैसे लड़की और लड़के को वहशियाना दहशतगर्दी और वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया था, वो पीछे हट गए। अब कानून यहाँ आकर क्या करेगा? आपका कानून शहादत क्या कहेगा? आपके कवानीन, मुख्तलिफ कवानीन यहाँ आकर क्या करेंगे? मैं इस बात से खौफज़दा हूँ, जिन बच्चियों ने आज आवाज़ उठाई है, जिनकी माँ आकर खड़ी हुई है, मुझे ये खदशा है कि कल उनको खामोश करा दिया जाएगा। ऐसे दर्जनों वाक़यात से हम वाकिफ़ हैं जहाँ पर मुद्दई को आखिर में उसकी जेब में पैसे डालकर या उसको धमकियाँ देकर खामोश करा दिया जाता है। यहाँ वडेरा जो है वो बादशाह है, पुलिस उसकी कासलेस है, इदारे उसके मातहत हैं। इदारे सिर्फ ये देखते हैं कि जनाब पैसा आ रहा है और पावर आ रही है। हर SHO जब भी कहीं SHO लगता है, चलें मेरे साथ, मैं बताता हूँ, उसको वडेरे की तरफ से भैंस जाती है कि इसका दूध पीना, फिर दूसरा वडेरा दूसरी भैंस भेजता है इसका दूध पीना, उसके पास राशन जाता है, राशन के पैसे जाते हैं, एक एक चीज़ एक हरी मिर्च के पैसे जाते हैं, सामान अलग जाता है उसके पास, वो बादशाह बनकर बैठता है
और वो फैसले, वो केसेस ऐसे दर्ज करता है जैसे वो समझता है कि मैं इस ज़मीन पर जो टुकड़ा मेरे पास है मैं इसका मालिक हूँ और मैं जिस तरह से कानून को चाहूँ नाफिज करूँ। ये होता है इस मुल्क के अंदर कानून। और कौन आवाज़ सुनता था इनकी जब तक मीडिया ना होता? मीडिया ना आया होता तो बात भी कोई नहीं सुनता। ठीक है, ये मीडिया आवाम के हाथ में आया है, ये लोगों के हाथ में आया है, ये मुदस्सिर इकबाल के हाथ में आया। मुदस्सिर इकबाल चीख तो सकते हैं ना भाई, रो तो सकते हैं, आवाज़ तो उठा सकते हैं। ये स्पेस है थोड़ा सा जो मौजूद है, जब सरकार की मर्जी आती है स्पेस भी कम कर दिया जाता है। वहाँ पैमरा आ जाता है, वहाँ कोई और आ जाता है, फिर आपका स्पेस भी ले लिया जाता है। तो एक ऐसी सोसाइटी जो करप्ट हो, जहाँ नीचे से ऊपर तक करप्शन हो, हर तरफ करप्शन है, किसी जगह पर भी आप कोई एक लम्हे भर भी नहीं सोच सकते कि फलां जगह पर करप्शन नहीं है, हर जगह पर करप्शन। बिल्कुल ऐसा। लगारी साहब एक और इसमें एलिमेंट भी शामिल करते हैं, हमें शुएब बर्नी ने ज्वाइन किया है, चीफ कराची हैं। कराची में भी स्ट्रीट क्राइम और इस तरह के ज़्यादती के वाक़यात, फिर अगवा के वाक़यात, ये सारी चीज़ें हैं। स्ट्रीट क्राइम के हवाले से भी हम बात करेंगे, लेकिन लगारी साहब मैं उससे पहले एक चीज़ आपसे ये भी डिस्कस करें। देखें, गुज़श्ता 2 दिन पहले एक वाक़या हुआ इंडिया में, कर्नाटका में। वहाँ पर मुस्कान गुज़श्ता रोज़ उन्होंने हमारे साथ प्रोग्राम में भी गुफ्तगू की थी। वो एक वाक़या है, उस वाक़े पर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में इस तरह सोशल मीडिया पे हलचल और एप्रिसिएशन है कि वो जी वहाँ पर ये हुआ, उसके साथ ये ज़्यादती हो रही है। हम खुद यहाँ पर अपने यहाँ ऐसे वाक़यात जन्म लेने वालों में शामिल होते हैं, खामोशी हम लोग रख लेते हैं। हम बहैसियत कौम ऐसे वाक़यात करने वालों की किसी न किसी तरह से पुष्टपनाही कर रहे होते हैं, चाहे वो सिस्टम में कोई भी किसी तरह से बंदा हो। हम दूसरी जगह एप्रिसिएशन कर रहे होते हैं। अपना, हमारे पास अपना जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी बड़ा भयानक है, तो हमें अपने आप को भी तो ठीक साथ करना है। इस जानिब तो हम सोचते ही नहीं है। अगर किसी ने ट्वीट कर ली, बात कर ली, देखते हैं और मुस्कान को देखकर हम तालियां बजाते हैं, हम खुश होते हैं। वो नारे तकबीर लगाती है, हम अल्लाह अकबर कहते हैं, और अंदर से हम बहुत मुनाफिक, बहुत गलत, बहुत छोटे, बहुत बौने लोग होते हैं। हम अंदर से हम मजहब को टूल के तौर पर हम इस्तेमाल नहीं करते। जिस तरह वो भयानक लोग कह रहे हैं जो जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, वो बहुत ही गलीज हरकत कर रहे हैं कि एक खातून जो है, वो एक बच्ची जो है वो कॉलेज जा रही है और उसके बारे में इस तरह की उसको घेर लिया जाता है। तो क्या हम ऐसे नहीं हैं? बिल्कुल। क्या हम इंतहा पसंद नहीं हैं? क्या हम दूसरे को बोलने की इजाज़त देते हैं? अपने ही मुसलमान दूसरे फिरके के लोगों को हम बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। क्या होता रहा है पिछले 30 साल में? क्या होता रहा है पिछले 40 साल में? इनटॉलरेंस कैसे आई है हमारी सोसाइटी में? इंतहा पसंदी कैसे आई है? अपनी बात को हक बात कहने का जो इसरार है, ये कब से आया है? हम उसके नरगे में फंसे हुए हैं। इंडिया तो अब फंस रहा है मोदी के आने से, और मोदी जैसे गलीज जहन के आदमी के आने से। तो हमारे पास जो गलीज जहन है वो एक अरसे से चल रहा है, और वो गलीज जहन नहीं चाहता है कि पाकिस्तान की सोसाइटी में टॉलरेंस आए, खुशहाली आए, रोशन ख्याली आए, फॉरवर्ड लुकिंग आए, एक बेहतर मुआशरे की तश्कील आए। फिर अचानक कोई ऐसी चीज़ आती है जो फिर आप सब कुछ जो है वो हर चीज़ को मिलियामेट कर देती है। हम किसी ऐसे वाक़यात के इंतज़ार में हैं जो आकर हमें पकड़ लेंगे हमारी गर्दन से और हमें लिटा दें। हम इन चीज़ों के इंतज़ार में हैं। बिल्कुल। असल लगारी साहब ये कि हम जो है वो मुस्कान के नारे तकबीर पर जो है वो सदाए हक कहते हैं, लेकिन साथ और ख़ास में होने वाले वाक़यात के हवाले से भी हमें अपने आप को भी सोचना है कि ये एक वाक़या नहीं, ऐसे बेशुमार वाक़यात हैं। अब हमें अगर अपना चेहरा जो है वो बड़ा सख्त और बड़ा भयानक साहब, ये कहा गया था कि बाहर के वीज़े हासिल करने के लिए इस तरह की चीज़ें करती हैं औरतें, ये कहा गया था। कितनी उस पूरे सीरीज इंसिडेंट्स था, कैसे वाक़यात हुए थे। बिल्कुल। कौन याद करेगा क्या शास्ता आलमानी के साथ हुआ था, किस तरह से वो यहाँ से गई थी? कौन था वो जो नसीमा लाबानो थी, उसके बारे में क्या हुआ था? कौन हमें बताएगा किस तरह से बच्चियों को किस तरह जिंदगी उन पर था? कौन वो डॉक्टर शाजिया जो थी उसके साथ क्या हुआ था? कौन उसके बारे में बात करेगा? हम इन चीज़ों के बारे में भूल जाते हैं, वाक़यात हम बहुत पीछे रह जाते हैं। हम इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करते। हम बिल्कुल एक ताज़ा वाक़या पर बहुत जोश व खरोश के साथ हम बात करेंगे। और हम ये वाक़या हो चुका है नौकोट में। नौकोट जो है वो मीरपुर ख़ास से कोई तकरीबन 50-60 किलोमीटर दूर है जी। तो उस वाक़े में जो सहरा के आगाज़ का है, जहाँ से सहरा थर शुरू होता है, नौकोट में होने वाले वाक़े के बारे में हमें ये भूल जाते हैं कि यही कुछ जो है वो उससे पहले
मुख्तार मई के साथ हुआ था, कहाँ मिला था उनसे इंसाफ? बिल्कुल यही वो आज तक जो है अपने जिस तरह घर में है, क्या वो इस ज़िंदगी को जो गुजार रही है बोझ की तरह उसके ऊपर रखी हुई है, क्या वो ज़िंदगी गुजारना इसको कहते हैं? और हमने सोसाइटी ने बतौर इंसान उसको ज़िंदगी गुजारने का हक दिया है। बिल्कुल सर। अच्छा, हम कराची के हवाले से और ओवरऑल ये जो सूरत-ए-हाल इस पर बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ JDC के सेक्रेटरी जनरल ज़फ़र अब्बास साहब भी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का ज़फ़र अब्बास साहब। शुएब बर्नी भी हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब से पहले कुछ ये कराची के हवाले से जान लेते हैं कि इतना लावारिस क्यों हो गया है। शुएब, ये आगाह कीजिएगा, ये पिछले हम एक सिर्फ जनवरी और ये चलता हुआ फेब की बात करें, हर रोज़ हमें स्ट्रीट क्राइम के हो या बच्चों के अगवा ज़्यादती के केसेस हैं, ये बड़ी तेज़ी के साथ नज़र आ रहे हैं। क्यों ये कोई लावारिस हो गया है शहर कि यहाँ पुलिस नहीं है, इंतज़ामिया नहीं है, क्या वजह है? देखिए मुदस्सिर साहब, कराची में इस वक्त क्राइम की जो सूरत हाल है वो क्योंकि कोरोना के बायस जो बेरोजगारी फैली है, जो लोगों को नौकरियों से निकाला गया, उसके बाद जराइम की वारदातें बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। सिर्फ अगर मैं एक जनवरी के महीने की 30 दिन की बात कर लूँ तो जो 2022 का पहला महीना जनवरी ख़त्म हुआ है उसमें ही सिर्फ 3,908 मोटरसाइकिलें कराची के मुख्तलिफ इलाकों से चोरी हुई, जबकि 419 मोटरसाइकिलें असले के जोर पे छीनी गईं। 2,500 से जायद मोबाइल फोन चोरी होने के और छीनने के वाकया शहरियों ने रिपोर्ट करे। अब एक दफा से दोबारा शहर में आया है, ताजरों से धक्काखोरी के वाकयात भी रिपोर्ट हुए हैं। इसके साथ साथ शहर में जो कत्ल गारत गरी, खंजर के वार, मुख्तलिफ फायरिंग के पुरतशद्दुद वाकयात में 46 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। इसके अलावा शहर में गाड़ियां छीनने की वारदातें भी जनवरी के महीने में बढ़ी हैं, जहां पे 184 गाड़ियां चोरी कर ली गईं, 16 गाड़ियां असले के जोर पे छीन ली गईं। तो इस तरह से कुल 200 अफराद कराची में एक महीने के दौरान अपनी गाड़ियों से ही महरूम हो गए। इसके साथ साथ कराची में पुरतशद्दुद वाकयात हो रहे हैं। आज ही कराची के इलाके न्यू कराची में पीला स्कूल के करीब ही है, जहां पे एक स्कूल के यूनिफॉर्म में मलबूस बच्चा जख्मी हुआ, जबकि उसके साथ गाड़ी में मौजूद जो उसके वालिद थे उन्हें कत्ल कर दिया गया। मकतूल के हवाले से बताया जाता है कि उनका ताल्लुक जो है पाक सर जमीन पार्टी से था। इससे कबल वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में थे और ग्रेड 16 के वो स्कूल टीचर बताए जाते हैं। जिनको फायरिंग करके कत्ल किया गया वो इंतहाई तंग गली है न्यू कराची की पीला स्कूल के इलाके में। गुंजान आबाद इलाका है, लेकिन मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान आए, उनको घात लगा के फायरिंग करी। 8 गोलियां उनको लगी और 2 गोलियां उनके 8 साल कमसिन बच्चे को लगी जो स्कूल यूनिफॉर्म में मलबूस था। तो आप देख सकते हैं कि कराची में इस वक्त अमन अमान की क्या सूरत हाल है। तो ये तो सिर्फ एक महीने का बहुत बड़ा फिगर है। ज़फ़र अब्बास साहब, आप कह रहे हैं नौजवानों को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं कि कराची में हो जाए। सर, ये तो गरीब आदमी होता है ना, एक आम आदमी, बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास, जिसके पास मोटरसाइकिल होती है। 3,500 तो मोटरसाइकिलें एक महीने में जिस शहर से छिन जाएं, वहाँ पर नौजवानों को, गरीब आदमी को, दिहाड़ी करने वाले को, मजदूरी करने वाले को, अपना काम करने वाले को क्या इज्जत और उसकी जान महफूज हो सकती है? सर, आप मुझे एक बात बताएं कि ये जिनकी मोटरसाइकिलें छिनती होंगी, क्या ये जाके पर्चे कटवाते होंगे और कट जाते होंगे पर्चे? सर, इससे फिगर बहुत ऊपर है। गलियों के अंदर से लोग घरों के बाहर से बाइकें उठा के ले जा रहे हैं, लोगों के मोबाइल छिन रहे हैं, औरतों को गोलियां पड़ रही हैं, मर्दों को भी, वो लड़के को जिसको माँ और बहनों के सामने मार दिया गया कश्मीर रोड के ऊपर। ये आप देखें, अभी जो डकैती की वारदात आई, औरत से आगे 2 लोग छीन रहे हैं, उनका हुलिया देखें, वो हुलिया से लग रहे हैं कि किसी बैंक के या किसी प्राइवेट कंपनी के मुलाजिम है। उनकी पैंट की क्रीज देखें, उनकी शर्ट पे कॉटन का क्लब देखें। आप ये सोचें कि जब आप किसी अच्छे प्राइवेट कंपनी के मुलाजिम को बोलेंगे मैं आपको बड़ी पोस्ट पे अपॉइंट कर रहा हूं और आपकी तनख्वाह माशाल्लाह होगी 35,000, यार आप 35,000 रुपए मास्टर सीए में लड़के को 30,000 रुपए उसके फ्लैट का रेंट है, 5,000 रुपए तो उसका पेट्रोल भी खत्म नहीं लगेगा, तो खाएगा क्या, पिएगा क्या, माँ बाप की दवाई कहाँ से लाएगा? और मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर अगर नहीं सोचा हुक्मरानों ने तो ये तो अभी कुछ नहीं हो रहा है। हम दुनिया के उन मुल्कों को भूल जाएंगे जहां पर अंगूठी के चक्कर में उंगली काट ली जाती है, सोने के चक्कर में कलाई काट ली जाती है। इससे ऊपर के वाकयात हम देखेंगे, क्योंकि बात सीधी सीधी है। मैं बिल्कुल सीधी बात कर रहा हूं कि भाईजान, आज इस वक्त किसी भी एक शख्स को कराची में, पाकिस्तान में जो प्राइवेट नौकरी कर रहा है उसको बेरोजगार कर दिया जाए तो आप यकीन जानिए उसकी आंखों के आगे अंधेरा आ जाएगा। 3 दिन बाद सिर्फ डिप्रेशन में मर जाएगा कि मैं मकान का किराया कैसे दूंगा, मैं बच्चों की फीस कैसे दूंगा, मैं बच्चे का दूध कहाँ से लाऊंगा, मैं वालिदैन की दवाई कहाँ से। भाई लोग मर रहे हैं लेकिन कोई सोचने को नहीं तैयार है। वो कह रहे हैं जी आटा 3 गुना महंगा हो गया, कोई मसला नहीं है। चीनी 3 गुना महंगी हो गई, कोई मसला नहीं है। दवाइयाँ 600 गुना महंगी हो गई, कोई मसला नहीं है। क्यों मसला नहीं? लोग मर रहे हैं
औरतें बाहर आ रही हैं, बोल रही लाओ दो मुझे 45,000 में, मेरा शौहर मर गया, मेरे बच्चे मुफलिस हैं, मेरे बच्चे मिस्कीन है, मैं कैसे पालूं उनको? तो हम उनको किसके पास भेजे? नाम बताए ना उस इदारे का कि भाई उसके पास। आप तो कहते हो फला कार्ड ले लो 1,000 रुपए मिल जाएगा। 1,000 रुपए, 1,000 रुपए महीना गुजरेगा? तो भाई बात ये है कि यहाँ किसके आगे जाके रोए, किससे कहें? आपने डिफरेंस इतना बड़ा रख दिया है एक वजीर की जिंदगी में और एक आम शहरी की जिंदगी में, जमीन आसमान का फर्क है। एक वजीर की और एक गरीब की जिंदगी को कभी कंपेयर हो ही नहीं सकती। जफर अब्बास साहब, मुझे छोटा सा एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी। जेडीसी के सेक्रेटरी जनरल जफर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, लगारी साहब भी और शोएब बर्नी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। हमें छोटा सा एक ब्रेक लेना है, फिर वापस आते हैं, बात करते हैं इस पर। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं इस वक्त सूरत हाल के हवाले से कि ये जराइम भी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और जिनके साथ हो रहे हैं जराइम, उनकी भी तादाद जो है वो 99% वो गरीब लोगों की है। जफ़र अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, लगारी साहब। जफ़र साहब, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि फिर अब क्या हल क्या है? ये तो नहीं हल हो सकता कि वो काखे उमरा के दरो दीवार हिला दो। अब क्या आवाम क्या करे? वो एक तरफ पिस रही है महंगाई में, गुर्बत में और बेरोज़गारी में, तीसरा वो पिस रही है अमन व अमान के खराब सूरत हाल में। तो फिर किया जाए? अब मुदस्सिर साहब, छोटी सी बात है, आपने भी बोला कि अवाम, गरीब अवाम और ये हुक्मरान नहीं, गरीब अवाम नहीं, अवाम और ये हुक्मरान। अवाम का जो लिविंग स्टैंडर्ड है, हुक्मरान उससे कई हजार कई लाख गुना ऊपर का लिविंग स्टैंडर्ड जीते हैं भाई। बिल्कुल, जितना नौकर को टिप देते होंगे उतने एक अच्छे बैंक के ऑपरेशन मैनेजर की तनख्वाह होती है 60-65 हजार रुपए। भाई ये कौन सा रूल चल रहा है, कौन सा दोहरा निजाम चल रहा है? कानून, आप क्या, मुझ पर कोई जुल्म हो जाए मैं वकील कर सकता हूँ? अच्छा, आपके ख्याल में? कतई नहीं। मैं कहाँ से लाऊंगा पैसे सर, लाखों रुपए करोड़ों रुपए इंसाफ लेने के लिए? मुझे अभी एक सरगोदा से बच्चे ने अपनी तस्वीर भेजी कि मैं क्रिकेट अच्छा खेलता था, मेरी टीम को मुझसे जेलिसी भी कुछ लोगों को, उन्होंने मेरे ऊपर तेजाब डाल दिया। उस तेजाब से मेरा मुंह पूरा जल गया, मेरी एक आंख भी चली गई, दूसरी आंखें भी बिनाई जा रही है, बिल्कुल खत्म होने वाली है। मेरे दुख को देख के मेरा बाप मर गया। उसके बाद कानूनी इदारों ने उनको गिरफ्तार किया और होते होते आज वो सारे लड़के भी मर गया। और ये मेरा मुंह है, ये मेरा चेहरा है, इसलिए यहाँ पे पड़ा हुआ बिस्तर पे, ना इलाज कराने के पैसे, ना बहनों की शादी कराने के पैसे हैं। और कह रहे सारे लोग बरी हो गए, उनके पास पैसा था, उन्होंने अपने वकील किए अच्छे अच्छे। अब मैं क्या करूं ऐसे लोगों को? बताएं, एक केस है, लाखों लोगों के मोबाइल छिन चुके हैं कराची में, किसके पास जाए, कौन दिलाएगा वापस? कोई ना कोई तो ऐसा सिस्टम है ना जहां मोबाइल अनलॉक हो रहे हैं, उसके बाद मार्केट में बिक रहे हैं। ये जो लोगों के घरों के बाहर से, अब जब जाके अमीर लोगों की गाड़ियां छिनना शुरू हुई हैं, ये रीवो छिन रही है, वीगो छिन रही है, प्राडो छिन रही है, ये तो फिर शोर मचा रहे शहर में गाड़ियां छिन रही है। कल तक जब कल्टस, ऑल्टो, मेहरान छिन रही थी, किसी को फिक्र ही नहीं थी। सही। तो बात ये, लोगों को सोचना पड़ेगा। शहर में रोजाना हजारों मोटरसाइकिलें जा रही है, हजारों मोबाइल फोन जा रहे हैं। मोबाइल और बाइक के चक्कर में कोई किसी को गोली मार देता है, जब कोई स्नैचर पकड़ा जाता है उसको पीट रहे होते हैं, लोग मार रहे होते हैं, तो बोलता है मेरी माँ की दवाई पहुंचाते हो 3,500 रुपए की, भले मुझे मार दो। तो कोई ये बात क्यों कर रहा है? बात ये, अगर आप समझ रहे हैं लोग घरों के अंदर भूखे रह के मर जाएंगे और बाहर नहीं निकलेंगे, तो ये आपकी भूल है। यूटिलिटी बिल्स हैं, घरों के किराए हैं। जब मालिक मकान की बीवी आके जलील करती है ना कि 4 महीने से किराया नहीं दिया तुमने, तुम्हारे बच्चों ने नकारा है, तो सर पूरे घर में कयामत मच जाती है। उसके बाद इंसान क्या करेगा कि भाई मेरी माँ को मालिक मकान की बीवी जलील करके गई है, लाजिम बात है उसका घर भी नहीं पैसों पे चल रहा है मालिक मकान का। तो बात ये कि यहाँ कोई सोचने वाला नहीं है। आपने फिर वही बात बोलूंगा, हमारे जो वजीर वज़रा होते हैं वो इतने ज्यादा अमीर होते हैं, वो किसी कंपनी का मालिक होगा, वो कोई बहुत बड़ा जमींदार होगा, उसको क्या मालूम हमारे दुख दर्द कि बगैर गैस के कैसे दिन गुजरता है। आप ये समझ रहे हैं कराची में फ्लैटों में रहने वाले लकड़ी जलाएंगे घर के अंदर, पूरा घर जल जाएगा, फिर कौन जिम्मेदार होगा? जब बिजली नहीं आती वो मसला, हम तो बहुत सारी चीजों में बोल भी नहीं सकते, अदालत से पाबंदी है। आप देखें लोगों की मुश्किलात देखें, लोगों के घरों में फाके हो रहे हैं, कोई इस बात पे सोचने को तैयार नहीं। आप कहते हैं 1000 रुपए ले लो महीने का जाके, तो क्या मिलेगा उस 1000 रुपए में? तो बिल्कुल ये आम मामला। लगारी साहब, एक तरह जब फ़र्क होता है माशरे के अंदर तबकाती, तो फिर वहाँ इनकलाब जन्म लेते हैं। हमारा तो इनकलाब का भी दूर दूर तक नहीं है मसला। और हम अब बात करेंगे वज़रा के हवाले से। टॉप 10 खिलाड़ी सामने आए हैं जिनमें अवार्ड्स भी और सर्टिफिकेट भी तकसीम किए गए हैं,
और इसी पूरी फहरिस्त में मुख्तलिफ नाम हैं कि पहले नंबर पर जो है वो मुराद सईद साहब की कारकर्दगी रही, दूसरे नंबर पर उसद उमर और तीसरे नंबर पर सानिया निश्तर साहिबा रही हैं। और शेख रशीद अहमद साहब वज़ीर दाखिला हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। 9वें नंबर उनका भी रहा है टॉप 10 में। शेख साहब एक तो आपको मुबारक हो सर, सर्टिफिकेट भी आपको दिया गया है, लेकिन सर ये कारकर्दगी किस बुनियाद पर है? हम तो समझ रहे थे कि आप जो है वो टॉप 3 में चल रहे हैं। मुझे 9वां नंबर ही पसंद है, मैं हमेशा टॉप पे नहीं जाता, अच्छा, दरमियान में रहता हूँ। मुझे ये पसंद है कि फिर नजर लग जाती। अच्छा, तो सर ये 9 खास लगाओ है 9 नंबर के साथ? 9 नंबर मेरा फेवरेट है। नहीं, कुछ माजी में कुछ खास एक 9 नहीं, नंबर के कोई साथ मेरा नंबर हिंसा 9 मेरा फेवरेट है। अजय लगारी साहब कुछ फरमा रहे हैं मेरे साथ में। जी जी लगारी साहब। मैंने कहा शेर ये पसंद है कि सबसे ताकतवर हिंसा जो है वो 9 है। लगारी साहब आप समझदार आदमी है, बच्चे आपने आगे। अच्छा शेख साहब, ये बुज़रा की कारकर्दगी के हवाले से आप खुद जो है वो अगर नंबरिंग करते तो क्या समझते हैं कि किस बुनियाद पर जो है वो मुराद सईद साहब पहले से पे हैं, उसद उमर साहब, फिर सानिया निश्तर साहबा 1 2 3 में है? क्या सर कारकर्दगी के हवाले से चीज़ें हैं शेख साहब? मैं कभी नंबरिंग करता ही नहीं हूँ, अपना बस दरमियाना सा काम करता हूँ। कॉलेज में भी मैं टॉप यानी बड़ी मुश्किल से ही सेकंड डिवीजन से पास होता था। सर ये एवरेज स्टूडेंट जो होते हैं वो कामयाब सियासतदान होते हैं। शेख रशीद साहब आप एक कामयाब सियासतदान हैं पिंडी में। हमने ज़िंदगी में जितने कामयाब लोग देखे हैं कभी वो इस तरह के नंबर 1 जो तालीमी इदारों में रहे हैं वो ज़्यादा नहीं देखे हैं ऐसे कि उन्होंने हम जैसे जो 3rd क्लास होते हैं और मैं अपने तौर पर कह रहा हूँ 3rd लगारी साहब इस मुल्क में हार्वर्ड चल रहा है, बर्कले चल रहा है, एसेक्स चल रहा है, कोलंबिया चल रहा है, हम 6 का 36। सर आप गॉर्डन कॉलेज भी सर चल रहा है, वजीर दाखिला पाकिस्तान के वजीर दाखिला एक ताकतवर वजीर हैं सर आप। ये तो गॉर्डन कॉलेज पिंडी भी चल रहा है ना सर शेख साहब। आप इस तरह हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड और एचिसन के अलावा भी तो हम तो खुद उनमें लोगों में होते हैं, इसलिए हम देखते हैं कि हमारे जैसे लोग जो हैं वो आगे हैं। लेकिन शेख साहब एक चीज़ मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूँगा, बहसियत वजीर दाखिला आप बार बार कुछ इंडिकेशन पहले भी देते रहे हैं कि मुल्क में कुछ अफरा तफरी के आलम हो सकता है कुछ जगहों पर, बलूचिस्तान में ख़ास तौर पर कहा। तो अब क्या सिचुएशन है सर? ये बड़ा ज़बरदस्त ऑपरेशन भी हुआ, ख़ुद वज़ीर आज़म भी गए नोश की, अब क्या खबरें हैं सर इस मुतालिक जो अमन व अमान? देखें जी, मैं सियासी खबरों की बात करता हूँ, कोई अदम एतबार नहीं हो रहा आ रहा। अच्छा, कोई 23 मार्च को ये नहीं आ रहे, आपको ये मसरूफ रख रहे हैं, आप भी इनको मसरूफ रखें। ये भी वेले हैं, मैं ये तो नहीं कहता कि आप भी वेले हैं, लेकिन आप हलचल करते रहेंगे शेख साहब तो हम भी चलाते रहेंगे, वरना तो हम भी वेले हो जाएंगे। लेकिन शेख साहब देखें, इन दिलों में तेल नहीं है, ये ऐसी कंपनी की मशहूरी के लिए सर आपके इत्तेहादियों से मुलाकातें कर रहे हैं सर वो तो सर हमारे इत्तेहादी तो हमसे भी ज्यादा उनके आदमी हैं जिनके खिलाफ इन्होंने लड़ाई शुरू की हुई है। अच्छा, आज आके हमारे एहतादियों का ही दरवाजा खटखटाना था तो सही जगह चले जाते। उन्होंने खुद कहा कि हमें तो ऊपर से अभी कोई सिग्नल नहीं आया, हमने तो नहीं ये कहा। अच्छा, तो जिनके घरों में गए थे उन्होंने ये कहा कि भाई वो अभी क्या कहते हैं गैर जानबदार है और वो हुकूमत के साथ हैं, तो हमें कोई सिग्नल नहीं आया। फिर घर बैठे बीमार हो जाएंगे, ऐसे ही एक्टिव थोड़ी सी सियासत करते हैं, जब ये नाकाम होने लगते हैं बीमार हो जाते हैं। पता नहीं इनकी बीमारियों का क्या, कोई एक बीमारी हो तो तब है ना। लेकिन सर इनका इकट्ठा इस तरह से दोबारा से होना, आप पीपल्स पार्टी और नून लीग में दूरियां आ गई, आप इकट्ठे हो रहे हैं तो ये इकट्ठे हो भी सकेंगे? सर जी क्या इकट्ठे हो सकेंगे? इस मुल्क में हाथी के दांत खाने के और हैं, दिखाने के और हैं, अपनी अपनी रेस लगी हुई है, कुछ नहीं मिलना है इनको। शेख साहब आप अपना इनकी तो कारकर्दगी तो बेहतर बनवाएं, ठीक है पोजीशन हो गई किसी की, नंबर 1 आ गया, 2 आ गया, अगर अपोजिशन की कारकर्दगी अच्छी होती, मैं तो चाहता हूँ इनमें भी मुकाबला हो, तो ये भी अपनी नाअहली के इसी तरह सर्टिफिकेट दें। नहीं अपने वज़रा की कम से कम महंगाई का जो इस वक्त रोना रो, महंगाई इशू है लगारी साहब, आपको पता है महंगाई है। अब हम ये कहें नहीं है, कल हमने FC की, रेंजर्स की, कोस्ट गार्ड की, अल्लाह आपका भला करे, और हमने इन सब की तनख्वाहें जो हैं इसीलिए बढ़ाई हैं, गिलगित बल्तिस्तान राइफल की, और आज पाकिस्तानियों की जो सिविल अदारे हैं उनकी भी बढ़ाई हैं। अब इकॉनमी को जो तबाह और बर्बाद कर दिया हुआ है इन्होंने जाने से पहले, तो उसके नतीजों में देखें बजट से पहले हमने 15% तनख्वाहें और बढ़ाई हैं आज।
तो सिर्फ तनख्वाह पेशा मुलाजम मुतासर है। वही उनका मसला है, उनका मसला है। और अब तो वो स्ट्रीट क्राइम, सुबह आके लाल वैली में नाश्ते वाले देखें, आगे से पहले 11 बजे खत्म हो जाता था, 10 बजे हो जाता है। सही एक चीज़ शेख साहब मैं यहाँ पर जानना चाहूँगा, आप नंबरिंग की बात करें, अगर हम अपोजिशन में नंबरिंग की बात करें कारकर्दगी पर, आप क्या नंबर देंगे? वहाँ नाअहली का मुकाबला होगा और नाअहली की एक टीम हमजा और शहबाज की है, अच्छा, एक टीम मरियम और नवाज की है, एक टीम जो है उनकी आसफ और बिलावल की है, एक टीम मौलाना फजल रहमान और असद की है। बाकी बेटी में ही खेल रहे हैं बगैर किसी एनओसी के। आपने टीमें बता दी, नंबर नहीं बताया किसका कौन सा नंबर है। हाँ। 1 2 3 करके नहीं बताया कि ये नाअहली में नंबर 1 है, ये नंबर 2 है। मैं तो नून का नवाज शरीफ ग्रुप का मुस्तकबिल सियासी नहीं देख रहा, बाकी के 1 नंबर होने को। तो सर हमजा और शहबाज शरीफ साहब का आपके शहर से ताल्लुक अच्छा है क्या? वहां से उनके साथ आपको भी पता है, वैसे ही मुझसे आप सवाल पूछ रहे हैं। सर आप बाखबर होते हैं ना। आप तो दिल पे हाथ रख के कहें कि जो आप सवाल पूछते हैं आपका इसके साथ जवाब। सही। अच्छा चले, मैं एक चीज़ जो है बिलावल साहब के हवाले से बड़ा ये कहा जाता है जी वो मुस्तकबिल हैं पाकिस्तान का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है। बिलावल साहब का आसिफ जरदारी साहब के साथ साथ मुस्तकबिल चलता है कि या क्या है इसका मुस्तकबिल? एक दफ़ा मैं बिलावल आसिफ जरदारी के वालिद की फौतगी का अफसोस करने गया, पता नहीं कितने साल हो गए, उसके बाद कभी नहीं देखा। उसने मुझे कहा कि शेख रशीद मुझे कुछ मशवरा दो। मैंने कहा बिलावल को घर बिठाओ और आसफा को आगे लाओ। एक ही मशवरा दिया, क्योंकि मैं एक लाइन का मशवरा देता हूँ। आसिफ जरदारी ने मुझसे मशवरा पूछा कि मुझे को अपनी पार्टी, अपनी सियासी वर्कर हैं आप। मैंने कहा आप बुरा ना बनाए, खाना उस वक्त खा चुके थे कि बिलावल को घर बिठाओ, आसफा को आगे लाओ। मैंने कहा ये आपके लिए बेहतर होगा, ये मेरी बात साबित होगी। आप अब भी इस पर कायम हैं? आप? मैं अब भी कायम हूँ, इसको पर्दे में रखें घर में और आसफा बेहतर नहीं। आप आसफा का मुस्तकबिल देख रहे हैं सियासत में? मुस्तकबिल तो देखो अल्लाह की तरफ से होता है। यहाँ ऐसे ऐसे लोग आ गए, फोन किया तो उनको कहा कि वो फ्रांस में काफी पी रहे थे, क्या नाम था उसका, IMF का कुरैशी, क्या नाम था, एक प्राइम मिनिस्टर यहाँ आया था, मोइन कुरैशी यहाँ आए, शौकत अजीज यहाँ आए। ये मेरा मतलब है ये चौक चुराहे पे यहाँ इक़्तिदार मिल जाते हैं, किस्मत की बात होनी चाहिए, वरना यहाँ ना मिले तो 2 तारीख अक्सरियत वाले धक्के खाते हुए जाते हैं, सड़क में रोते जाते हैं, कोर्ट को इज्जत हो, कौन इज्जत दे रहा है? अच्छा, ये ऐसी पोजीशन कब तक रहेगी? 60-90 दिनों में सारी सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी और इमरान खान के सारे तुख तख्त से बाहर आ जाएगा। अच्छा, लोग इधर उधर देखते हैं, कहते हैं फ्रांस में 18वीं सदी में एक इनकलाब आया था, कहीं इस तरह की, कोई कहते हैं कि जी सरपट घोड़े दौड़ते आ रहे हैं, कहीं इनकलाब आ रहा है। लगारी साहब ये सारे रजिया भट्ट के नावल हैं, बस वो पढ़ लिया करें आप, छोड़े परे ये ऐसी सरपट घोड़े दौड़ा रहे हैं, ये गधों का स्टफ है और घोड़ों की बातें आप इनके मुंह से सुन रहे हैं। तो अब शेख साहब आपको बहुत बड़ा एक मशवरा आसफा के हवाले से, लेकिन शरीफ खानदान में किसको घर बिठाना चाहिए और किसको आगे लाना चाहिए, आपका इस हवाले से क्या तज्जिया और मशवरा? देखिए, मैं तो वरासत की सियासत के खिलाफ हूँ, लेकिन नवाज शरीफ को यहाँ पहुँचाने वाले जो लोग हैं वो भी आपको पता है उनके घर से जो हैं, क्योंकि मैं बच्चियों पे बातें नहीं करता कभी, ना मेरा ये रिकॉर्ड रहा है। सही। तो पता आपको सब कुछ ऐसी मेरे साथ हल्की फुल्की मौसी खेल रहे हैं, किसी और को ले नहीं। शेख साहब आखिरी सवाल, आपके सूबे के वजीर आला, आप उनकी कारकर्दगी कैसे देखते हैं? सर आपका एक बड़ा शहर, आपने वैसे बड़े मंसूबे वहाँ करवा लिए हैं, आप उसको दाद दें, आप सारे एंकर मिलकर उसके गले में हार डालें कि पहली दफा जिंदगी में MPA बना, 3.5-4 साल हो गए, आपने ज़रा डेटा भी टीवी पे दिखाएं कौन कितना अरसा MPA रहा और फर्स्ट क्लास जा रहा है जी। दुल्हन वो जो PM बन भाई इमरान खान की पसंद है, 4 साल पूरे हो गए, 1 साल और लगा लेगा। और अब आप पे ये फर्ज है कि अपने प्रोग्राम में सारे चीफ मिनिस्टर बनाए, बताएं कितने कितने दिन रहे हैं पंजाब। हम तो 14-14 महीनों में घर जाते रहे हैं जी, 18-18 महीनों में घर जाते रहे एज ए मिनिस्टर। आपके तो खैर छोटे छोटे टेन्योर ढेर सारे हुए, लेकिन शेख साहब आपने अपने शहर में भी काफ़ी मंसूबों के ऐलानात पंजाब गवर्नमेंट के जो आप कह रहे थे, शुक्रिया करते हैं, लेकिन ओवरऑल आप समझते हैं कि ये जो बल्दियाती इलेक्शन आने जा रहा है
उसका इम्पैक्ट पंजाब की गवर्नेंस और गवर्नमेंट पे आप समझते हैं कि पॉजिटिविटी रहेगी? केपी में तो बड़े हैरानकुन नतीजे रहे। बहुत बड़ा रिस्क, बहुत बड़ा मसला है ये, मैं आपको टीवी पे नहीं कह सकता। बहुत बड़ी सूरत हाल है बल्दियाती इलेक्शन की, और बल्दियाती इलेक्शन आइंदा आने वाले इलेक्शन को हर तरह से मुतासर करेंगे। अच्छा, तो सर फिर 2023 के इलेक्शन को मुतासर करेंगे? दोबारा से आप पीटीआई की हुकूमत देख रहे हैं 2023 में? मुझसे बड़ा सवाल ना करें, मैं अभी 9वें नंबर पे आया। ये पहले 8 से पूछे। हल्का फुल्का सवाल किया आपने, कहा हल्की। नहीं हल्का नहीं, आप तेज हो गए। अब आप मेरा 8 ऊपर आने हैं जो उनसे पूछे। मैं इमरान खान के साथ हूँ, जो हालात रहते हैं ये आप मेरी रिकॉर्डिंग रख लें। सही। और ये टिका के 5 साल पूरे करेगा, ये नो कॉन्फिडेंस। मैंने आपको खबर दे दी है कि 23 मार्च में इन्होंने आना शाना कोई नहीं है, 22-23 को ऐसे ही ये लोगों का अपना दिल पेशारी कर रहे हैं। सही, ठीक, बहुत शुक्रिया जी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब मौजूद थे। कह रहे हैं कि 23 को लगारी साहब वो कह रहे हैं कि उनका आना जो है वो किसी तरह से नज़र नहीं आ रहा है। PSL की बात कर लेते हैं लाहौर में, लेकिन PSL के साथ साथ इस वक्त टीम्स की मूवमेंट की वजह से शदीद तरीन ट्रैफिक जैम लाहौर की सड़कों पर है। जाफ़र बिन यार हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सूरत हाल जानेंगे। जाफ़र, क्या ट्रैफिक प्लान नहीं बनाया गया था कि इस वक्त शदीद ट्रैफिक जैम है लाहौर की सड़कों पर? बिल्कुल, लाहौर में PSL 7 के जो मैचेस का आज से बाकायदा जो आगाज़ होने जा रहा है, लेकिन आपको बताता चलूँ कि मैचेस से अवाम कितनी परेशान है। लाहौर में तकरीबन 3 रोज़ हो गए हैं जो टीमें पहुंच चुकी हैं, लेकिन टीमों ने जब कज़ाफ़ी स्टेडियम जाना होता है प्रैक्टिस की घर से या मैच की घर से, ट्रैफिक को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाता है। मेरे कैमरा में अल्ताफ़ आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे ये मारूफ लाहौर का जो जे रोड है, आप ट्रैफिक देख सकते हैं कि कितनी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, काफ़ी देर से ट्रैफिक बंद है। और ये बाकायदा तौर पर कहा गया है कि लाहौर की जो केनाल रोड होगा, जे रोड होगा, एडवाइजरी के हवाले से जो जारी किए गए चीज़ें उसमें बताया गया है कि ये ट्रैफिक के लिए खुली रहेंगे जब टीमों ने प्रैक्टिस के लिए स्टेडियम जाना है। यार हमें लाहौर की ट्रैफिक की सूरत हाल से आगाह करें। तो बहुत शुक्रिया जाफर आपका। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।